हेलो बच्चों, हम काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और रिसेंटली हमने जो पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। और आज हम जो करने वाले हैं वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, सबसे पहले बात ये करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो देखिए, यहां अपने को क्लियरली एक बात का पता है कि यदि कोई भी पार्टिकल मूव करता है अलोंग ए सर्कुलर पाथ, तो हम कहेंगे वो कैसे मोशन में है, वो सर्कुलर मोशन में है। तो फिर यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड से यदि वो इस सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हम उसकी मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा जी, ये कांस्टेंट स्पीड से आपने क्यों कहा, वेलोसिटी क्यों नहीं बोला? वेलोसिटी इसलिए नहीं क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओगे टेंजेंट के द्वारा। यहाँ इस पॉइंट पे आप वेलोसिटी की डायरेक्शन बताते हो तो वो भी टेंजेंट के द्वारा। आप देख सकते हो कि इसकी सरकमफेरेंस के ऊपर आप जितने भी पॉइंट्स लेते हो सभी पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। ठीक है, यदि वेलोसिटी की डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड भले ही वेलोसिटी का कांस्टेंट रहे, लेकिन यदि डायरेक्शन उसकी चेंज होती है तो आप वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं कह सकते हो। तो ये कैसे पता चला कि वेलोसिटी की डायरेक्शन? देखिए, आप एक पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाते हो सर्कुलर पाथ में, आप जिस पॉइंट के ऊपर उसको छोड़ दोगे उस पॉइंट से वो किधर जाएगा, जिधर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे जाएगा। वो कंटिन्यू सर्कुलर पाथ में थोड़ी मूव करेगा, वो किधर जाएगा, जिधर उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन थी वेलोसिटी की उस डायरेक्शन में जाता है। इसलिए हमने इसको कहा कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करना, वेलोसिटी वेरिएबल चेंज होगी। अब वेलोसिटी यदि चेंज होती है तो फिर एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी चेंज हुई, दिस मींस एक्सेलरेटेड मोशन है। ये तो एक्सेलरेटेड मोशन, ये कैसी मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी पार्टिकल की हर पॉइंट पे चेंज होती है और वेलोसिटी में चेंज, तो फिर एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। ये है फाइनाइट, बिल्कुल है, चेंज होता है तो एक्सेलरेशन होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए एक्सेलरेटेड मोशन। कैसी मोशन होगी? एक्सेलरेटेड मोशन होगी। समझ गए? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है एंगल ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल के द्वारा जो एंगल ट्रेस किया जाता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जी, निकालें कैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को? कैसे निकालेंगे? हम निकाल देते हैं, एंगल निकालना हमें, एंगल निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। देखिए, मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल जो था, जो हमारे पास गिवन पार्टिकल था, कौन सा पार्टिकल? जो सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो पार्टिकल जो था, वो पार्टिकल क्या करता है? वो था लेट पी पॉइंट के ऊपर था एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स। पार्टिकल मूव करता गया, मूव करा तो वो कुछ समय के बाद पॉइंट ए के ऊपर प्रेजेंट है एट टाइम t इज इक्वल टू t1 सेकेंड्स। उसकी एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट p जो थी, उसकी एंगुलर पोजीशन θ1 है। कुछ समय बाद वो कहां पहुंच गया? बी पॉइंट पे। भाई वो तो घूम रहा है ना, जा रहा मोशन में है, तो वो आगे जाएगा, पॉइंट बी पे पहुंचेगा। वो पॉइंट बी पे पहुंचा, उसकी एंगुलर पोजीशन इस केस में कितनी थी? θ2। तो जी एंगल उसने ट्रेस किया, एंगल ट्रेस कितना किया है? θ2 माइनस θ1। और उसमें उसने समय कितना लगा दिया? टाइम टेकन कितना है उसका? वो है t2 माइनस t1। इसको रिप्रेजेंट किया डेल्टा थीटा, ये क्या है? डेल्टा t, टाइम टेकन। कोई बात नहीं, हमें टाइम टेकन की अभी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये देख रहे थे एंगल ट्रेस किया उसने, एंगल ट्रेस किया θ2 माइनस θ1। डेल्टा थीटा उसने एंगल को ट्रेस किया, तो डेल्टा थीटा क्या है? ये है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है।
अब ये जो आर्क मैं बताता हूं, जो ए बी आर्क है, ए बी आर्क जो थी दैट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एस लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। डेल्टा एस क्या है, वो है लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अब ये डेल्टा एस जो है ये लगभग मैं ए बी के बराबर लिख सकता हूं यदि आप स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी इनके बीच में लेते हो। ये समझ लो कि एक प्रकार से ये अजम्पशन है या ये बहुत नियरली लाई करती हैं, इसलिए हम इनको बराबर ले लेते हैं। तो डेल्टा एस ए बी आ गया। अब ये डेल्टा एस और ये रेडियस सर्कल की कितनी मान ली मैंने, आर है, तो एंगल किसके बराबर होगा, एंगल ये कितना एंगल बना था, थीटा 2 माइनस थीटा 1, कितने से रिप्रेजेंट किया गया, डेल्टा थीटा से। और डेल्टा थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। ये आप 10th क्लास से पढ़ के आए हो। तो आर्क अपॉन रेडियस आ गया डेल्टा थीटा, आर्क कितनी, डेल्टा एस, रेडियस कितनी, आर। यूनिट एंगल की क्या होती है, ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल है, यूनिट क्या होगी, रेडियन होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ऊपर लेंथ नीचे लेंथ, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनेगा, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। फिर कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी, अगली जो टर्म आती है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा बार। ओमेगा बार मतलब जनरली रिप्रेजेंट करता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को, किसको रिप्रेजेंट करता है, एवरेज एंगुलर। और ओमेगा से हम दिखाएंगे, ओमेगा से क्या दिखाएंगे, ओमेगा से दिखाएंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो देखिए एंगुलर जैसे वेलोसिटी का आपने कंसेप्ट बताई है, चेंज इन या रेट ऑफ कवर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसी प्रकार से जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब ओमेगा बार इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये एवरेज थी, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस करने के लिए टाइम कितना होगा, बहुत कम हो जाता है, इसलिए हमने लिमिट कर दिया टाइम को, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ये क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड। भाई एंगल की तो क्या रेडियन, और टाइम की क्या होगी है पर सेकंड। अब रिलेशन आती है, देखिए एंगुलर वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी आपको बताई गई थी ये वेलोसिटी उसकी लीनियर वेलोसिटी है। ये जो आपको वेलोसिटी बता रहे थे हम कि हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, वो उसकी लीनियर वेलोसिटी है। तो प्रश्न आगे उठता है कि रिलेशन क्या है, रिलेशन कोई संबंध है या नहीं है, किसका, लीनियर वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का। तो बिल्कुल एक संबंध है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, किसके बीच में, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी v। तो देखिए डेल्टा थीटा किसके बराबर, डेल्टा एस बाई आर, अभी करा था, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं टाइम से, डेल्टा टी से डिवाइड किया, आर अपॉन डेल्टा टी से डिवाइड किया, ये बन गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये बन गया है लीनियर वेलोसिटी v अपॉन आर, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा इन वेक्टर फॉर्म। यदि वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो ये चीज बन जाएगी v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, खत्म, रिलेशन पता चल गई। मतलब लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर आई, रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, वो चीज क्या आ गई है, वो आ गई है लीनियर वेलोसिटी के बराबर। अच्छा अब आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, बात करते हैं चलिए एंगुलर एक्सेलरेशन की। अगला जो डेफिनेशन है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन जनरली क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यदि बात करता है लीनियर एक्सेलरेशन की, तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। उसी प्रकार से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? रिप्रेजेंट किससे करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन को? एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा। ध्यान दें, किससे रिप्रेजेंट किया गया है? इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया गया है। ये किसके बराबर है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अल्फा बराबर आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कितना? डेल्टा ओमेगा। टाइम टेकन कितना? डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस निकालते हो, लिमिट ऑफ डेल्टा टी यदि बहुत कम है, टेंड्स टू 0, तो ये आएगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी आएगा ना। और इसको हम लिख सकते हैं डी ओमेगा डी टी। क्लियर हुआ? बात आई यूनिट की, तो यूनिट कैसे निकालें? एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? रेडियन टाइम पर सेकंड, और एक सेकंड नीचे तो क्या आ जाएगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये था एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, और हमने अभी अभी बात की थी कि इसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज होता है, तो इसमें लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा, लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा। तो जो रिलेशन है, प्रश्न ये आ गया, रिलेशन वही संबंध निकालना, किसके बीच में रिलेशन निकालनी? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या किससे रिप्रेजेंट किया था उसको? एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। और लीनियर एक्सेलरेशन को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हो? उसको करते हैं हम ए से। तो अब क्या करना है हमें? ए और अल्फा के बीच में एक संबंध आप लोगों को फाइंड आउट करना है, इनके बीच की रिलेशन को हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए वी नो दैट, हमें एक चीज पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वी नो दैट एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है, सॉरी लीनियर वेलोसिटी जो होती है, दैट इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशन अभी हमने फाइंड आउट करी थी। वेलोसिटी की इक्वेशन आपको गिवन है, निकालना आपको एक्सेलरेशन है। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। कोई वेलोसिटी की इक्वेशन यदि आपको पता है तो फिर आप उससे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन किया तो d बाई डी टी ऑफ v इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा। बिल्कुल सही किया ना। डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में करना है? टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वेलोसिटी आपको गिवन है, एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ आप वेलोसिटी बोल सकते हो। तो टाइम रेट ऑफ चेंज है, तो फिर आप लोग डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? वो हम करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये dv बाई dt क्या बन गया? लीनियर वेलोसिटी का चेंज होने का रेट a से रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका लीनियर एक्सेलरेशन बन गया। बराबर बराबर बिल्कुल बराबर चल रहा है। ये क्या है? r क्या थी? रेडियस। रेडियस चेंज होगी सर्कल की? बिल्कुल नहीं होगी, कांस्टेंट है। टाइम भले ही, मतलब यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड आपने कंसीडर किया, रेडियस कितनी थी? r। टाइम t मतलब थोड़े समय बाद भी रेडियस कितनी थी? तो टाइम के साथ साथ रेडियस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टाइम के साथ साथ रेडियस में फर्क नहीं पड़ा, आर बार डी ओमेगा बाई डी टी बच गया। ये क्या है? ये है, और ये क्या है? ये है। तो ये है तो क्या आ गया? a इज इक्वल टू आर अल्फा। फिर वही वेक्टर फॉर्म चाहिए वेक्टर फॉर्म हमें चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म को निकालने के लिए a वेक्टर अल्फा वेक्टर क्रॉस आर, ये ध्यान रखिए क्रॉस प्रोडक्ट से दिया जाता है।
तो पता है ना, वेक्टर प्रोडक्ट्स के अंदर आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, कौन सा डॉट प्रोडक्ट है, कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट है, हम पहले बता चुके इसके बारे में, डिस्कशन हो चुका है इस चीज का। तो ये जरूर दिमाग में रखने वाली बातें हैं, याद रखने वाली बातें हैं कि यहाँ पर ठीक है, ये तो आप रख सकते हो कि भाई v इक्वल टू आर ओमेगा है, तो रेडियस वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी का वो प्रोडक्ट है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट वो कैसा है। ठीक है, ये देखिए लीनियर एक्सेलरेशन, ये लीनियर इसकी वेलोसिटी थी, अपनी एक एंगुलर वेलोसिटी भी थी, तो लीनियर एक्सेलरेशन भी है इसमें, और वो लीनियर एक्सेलरेशन जो इस सर्कल को किसमें मूव करवाता है, जो एक्सेलरेशन है वो क्या कर रहा है। देखिए जनरल सी छोटी सी बात है कि जो एक्सेलरेशन था यहाँ पर, वो एक्सेलरेशन क्या करता है, वो इसके अंदर इसको इसकी वेलोसिटी को चेंज करता है और उसकी डायरेक्शन को बदलता है, डायरेक्शन को बदलता है, और बदलने के कारण वो किसमें मूव करके गया, एक सर्कल में, मतलब हर पॉइंट पे कंटिन्यूअसली उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है, मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं डाल रहा हो। ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या करता है, वो हमेशा इस पार्टिकल को चाहता है कि ये पार्टिकल लगातार घूमता रहे, और किसमें घूमता रहे, ये एक सर्कुलर पाथ में घूमता रहे, किसमें घूमता रहे, सर्कुलर पाथ में। तो हालांकि कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन है वो फोर्स के कारण, जब आप फोर्स लगाओगे तो मतलब आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, मींस यू want to change the speed, velocity, you want to change the velocity, either the magnitude or the direction, मैग्नीट्यूड को चेंज करोगे, डिक्रीज करोगे, इंक्रीज करोगे मैग्नीट्यूड को, यू नीड टू अप्लाई ए फोर्स, एंड if you want to change the direction, only the direction of the moving body, then you need a force, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक फोर्स की। तो यहां सर्कुलर देखो, फोर्स भी अलग अलग तरीके के, मैंने फोर्स लगाया, इसने तो सर्कल में नहीं घुमाया, अब की बार फोर्स लगाया, ये सर्कल में मूव करके गया, तो वो जो फोर्स जो सर्कल में मूव करवाता है, वो फोर्स जो होता है वही उसको एक्सेलरेशन देता है, और जो फोर्स किसी पार्टिकल को मूव करवाता है किसमें, सर्कल में, उस फोर्स को हमने नाम दिया है, उसको हमने कहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको क्या नाम दिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन देता है वो, सेंट्रीपिटल, क्या है, सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको देगा, कौन सा फोर्स देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन से फोर्स होते हैं, मतलब प्रश्न आया ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन से होते हैं, जो सर्कल में मूव करवाते हैं, मतलब कौन से फोर्सेस सर्कल में मूव करवाएंगे, वो फोर्सेस जो सेंट्रल होंगे, सेंट्रल का मतलब जिनकी डायरेक्शन हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ रहेगी। एग्जांपल से आप लोग समझोगे, सन है, ये सेंटर है सन का, अर्थ है, सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन क्या करता है, अर्थ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। यहां होगी अर्थ तो भी किधर करेगा, इधर करेगा, यहां होगी तो भी किधर करेगा, इधर करेगा, मतलब सन ऑलवेज अट्रैक्ट्स अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। किसी भी लोकेशन के ऊपर आप अर्थ को देखोगे तो अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स सन के द्वारा लगाया गया वो किधर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, और यदि वो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है तो ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, और ये सेंट्रल फोर्स जो होगा ना वो करवाएगा किसमें मूव, सर्कल में मूव करेगा, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स के बीच में लगता है, चार्जेस के कारण अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, वो भी सेंटर की तरफ लगता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन किसमें मूव करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल भी हो गए आपके पास सर्कुलर मोशन के, और ये पता भी चल गया हमें कि क्यों मूव करते हैं, क्योंकि जो फोर्सेस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स सन ने लगाया, किधर लगाता रहा, हमेशा अपने सेंटर की तरफ, हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ, तो बॉडी मूव करने लगी उसके चारों तरफ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस किधर लगाता रहा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करने लगा, यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन के अंदर वो आ गया। अभी ये चीज है कि ये जो सेंट्रल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाते हैं, ये जो सेंट्रल फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाते हैं और बॉडी को प्रोवाइड करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
तो आइए अब ये जानते हैं कि वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको थोड़ा सा बस सचेत होने की जरूरत है, बाकी कोई ज्यादा नहीं है। ये देखिए, मैं कहता हूं कि पार्टिकल है और वो सर्कुलर पाथ में है, यकीन मानिए सर्कल है ये, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ये उसका सेंटर है। मैं मानता हूं पार्टिकल कहां पर है, पी पॉइंट के ऊपर है। पार्टिकल कहां है, पी पॉइंट पे है। थोड़ी देर के बाद वो क्यू पॉइंट पे है। क्यों है, वह मूव करता है, खड़ा थोड़ी है, जाएगा, हिलेगा, मूव करेगा तो कहीं ना कहीं दूसरे बिंदु पे भी पहुंचेगा। उसने ये जो डिस्टेंस कवर करी, ये जो डिस्टेंस थी, ये अच्छी नहीं लग रही है, तो इसको थोड़ा अच्छा लगाते हैं और फिर इसको बनाते हैं। ये डिस्टेंस जो थी ये लीनियर डिस्टेंस थी। रिप्रेजेंटेड किससे कर दें इसको, रिप्रेजेंटेड है ये बाय डेल्टा एस, और ये इसने एंगल ट्रेस किया डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा थीटा है पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा क्या है, पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन एक बात ये है कि जो डायरेक्शन थी इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, जो डायरेक्शन थी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां ये थी और यहां ये थी। दोनों वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन तो हम उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट ड्रा करके देंगे। यहां मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, दोनों वेक्टर्स अलग अलग हैं। चाहे भले डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी के बदले, लेकिन वेक्टर्स तो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, डिफरेंट है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों वेक्टर्स को सेपरेटली दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ वो सेपरेटली हम लोग इनको शो करने की कोशिश करते हैं। सेपरेटली कैसे, देखिए ये जो वेक्टर था v1 और v2, ये v2 वेक्टर था आपका, आपको क्लियर दिख रहा है डायग्राम से, ये v2 वेक्टर है, और ये जो वेक्टर था v1 ये था, सही है ना। दोनों को एक पॉइंट के ऊपर हमने लगा दिया। एक बात नोट रख लें, v2 बराबर v1 नाजी नहीं है, नॉट इक्वल्स टू, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है, और दोनों को कॉमनली किसके बराबर लिखा, v के बराबर। क्योंकि बदलने वाली जो चीज है, वो बदलने वाली चीज क्या है, सिर्फ इनकी डायरेक्शन बदलती है। तो इसको आपने ए पॉइंट नाम दे दिया, ये बी और सी, ये वेक्टर मैंने ड्रा कर दिया, तो ये बी और ये सी। तो आपको पता है ये डेल्टा वी के बराबर है। कैसे, देख लीजिए आप लोग, v2 वेक्टर इज इक्वल टू v1 प्लस डेल्टा वी है, और डेल्टा वी कितना आ गया, v2 माइनस v1। ये कैसे लिखा जी, ट्राइंगल ला देख लेना, ट्राइंगल ला से हमने लिखा, दो वेक्टर्स थे सेम ऑर्डर में थे, दोनों का जोड़ अपोजिट ऑर्डर में थर्ड साइड के बराबर। एक अगली जो बात मैं करूंगा, मैं वो ये करूंगा कि ये एंगल डेल्टा थीटा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, ये देखिए दोनों पॉइंट्स के ऊपर P और Q जो पॉइंट आप देखते हो, P और Q पॉइंट के Q पॉइंट है, उनसे जो रेडियस है, और रेडियस सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, डेल्टा थीटा, और इन्हीं पॉइंट्स के बीच पे के ऊपर v1 और v2 क्या थे, टेंजेंट थे। तो जितना इन दोनों पॉइंट्स से रेडियस बनाएंगी एंगल, उतना ही मैथमेटिक्स की थ्योरम्स के हिसाब से इन दोनों के टेंजेंट की, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो टेंजेंट होंगे उनके बीच में एंगल बनेगा, ठीक है। तो इनकी रेडियस जो इनसे थी, इन पॉइंट से जो ये जो पॉइंट सब टेंड कितना करते हैं सेंटर पे एंगल, डेल्टा थीटा, तो इनके टेंजेंट के बीच का भी एंगल कितना होगा, डेल्टा थीटा। क्लियर हुई बात, ओके। नाउ हम क्या करते हैं, ये ओ सेंटर मैंने ले लिया, ये पॉइंट मैंने बी दे दिया, ये पॉइंट मैंने सी दे दिया, ये ओपी अपॉन ओ क्यू, ओपी अपॉन ओ क्यू, ये क्या है रेडियस, ये क्या है रेडियस, बटा करोगे 1 के बराबर, और ये बराबर होगा ए बी अपॉन ए सी।
देख सकते हो। ये क्या है v1, मैग्नीट्यूड कितना था v, ये क्या है v2, मैग्नीट्यूड कितना था v, तो v अपॉन v कितना 1, r अपॉन r भी कितना 1, ये लिख सकता हूं कि नहीं। और एंगल आपके पास एक बराबर आ ही चुका है, ये एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर। समझ गए। इसका मतलब ट्राइंगल OPOQ इज सिमिलर टू द ट्राइंगल BAC। साइड्स का रेशियो निकल रहा है सेम, एंगल भी एक आपने देख चुके हुए इसमें, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। अब सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स किस में आएंगी, वो सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स आएंगी रेशियो में, और रेशियो में आएंगी तो देखिए ये साइड है, इस ट्राइंगल को आप है ना ऐसे रख के देखिए एक बार, तो आपको कोरस्पोंडिंग साइड्स को पता चल जाएगा ये ही। तो ये जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है ये क्या है, PQ साइड, PQ, ठीक है ना, PQ अपॉन कोई भी एक साइड इन दोनों में से उठाओ, PQ अपॉन ये रेशियो लिया OP बराबर होगा इसके, इसके कोरस्पोंडिंग PQ के कोरस्पोंडिंग क्या थी, BC साइड, BC अपॉन AB ले लो AC ले लो, बात एक ही होगी। PQ कितना है डेल्टा S, OP कितना है R, BC कितना है डेल्टा V, और ये कितना है V। ठीक है, यहां से दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा V V इंटू डेल्टा S बाई R, और टाइम से डिवाइड करते हो दोनों साइड, तो ये क्या आ गया एक्सेलरेशन बराबर V, ये क्या आ गई वेलोसिटी अपॉन क्या था RV बाई R, और ये डेल्टा S बाई डेल्टा T क्या है V स्क्वायर अपॉन R, और V किसके बराबर R ओमेगा, तो R ओमेगा लिखोगे, A किसके बराबर आ गया R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन R ओमेगा स्क्वायर। ये कौन सा एक्सेलरेशन आ गया आपका, जिसने पार्टिकल को, जिसने बॉडी को मूव करवाया सर्कुलर पाथ में, और उसको नाम क्या देते हैं हम सेंट्रीपिटल। तो ये सेंट्रीपिटल आपके पास क्वेश्चन, यदि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो वो आप बता सकते हो कि व्हाट डिफाइन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस। तो आपको उम्मीद करता हूं आपको इसका जो एक्सप्रेशन है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ हम काइनेमेटिक्स का जो कंसेप्चुअल पार्ट था खत्म हो गया। नेक्स्ट डे हम नई यूनिट को शुरू करेंगे, और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छी यूनिट है वो भी, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करें और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।